नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, पीटी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। मान चलिए अभी 10 वीडियो और इसकी बनाएंगे हम, उसके बाद जो है इकोनॉमी आपकी खत्म हो जाएगी और इस विश्वास के साथ कि यहीं से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आज श्रृंखला शुरू करने से पहले एक निवेदन ये कर लें कि आप पुनः जो है वही निवेदन पुराना कि आप इसको प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर दें और अपना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा लें ताकि परिवार बड़ा होगा। कंटेंट अच्छा लगे तो करिए, ऐसा नहीं कि आप बस मेरे कहने से कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो अच्छा करिए। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं श्रृंखला। क्या है भैया, भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में, 1982 में, 1985 में या 1990 में? बताओ भैया। देखिए, बात करते हैं कि इसकी 1964 में अगर यहाँ पे लिखा जो गया है तो 1964 में किसकी स्थापना हुई थी? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका नाम 2007 में बदल करके क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। क्या? एक्सिस बैंक कर दिया गया। बात क्लियर है? बात करते हैं 1982 की, तो आपको याद होगा 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्षेत्रीय जो लोग, ग्रामीण जो लोग थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और आगे बात कर लें, जैसे 1990 की बात कर लेते हैं, तो भैया 1990 में जो है आप नाम सुनेंगे सीडीबी का। किसका? सीडीबी का। सीडीबी बोले तो भारतीय लघु विकास, भारतीय, आगे सब चर्चा होगी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है 1990 में हुई थी। ठीक है, 1990 में होती है सीडीबी की स्थापना। और यह इसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाया जाता है? लखनऊ में बनाया जाता है। ठीक है, लखनऊ में बनाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी। अब इसमें ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग। इसमें राइट आंसर क्या? 1985 में भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। क्या भैया दूसरा नंबर? नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? पहली बात तो ये कि जो है पहला ऑप्शन है 2, 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। पहली बात तो ये कि अगर आपसे पूछे कि नरसिम्हन समिति जो है का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है। बात क्लियर है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। ये तो बात क्लियर हो गई, एक प्रश्न आपको यहीं सीधे सीधे मिल गया। बात क्लियर है? उसके बाद बात करें कि इसमें कितने ढांचे की बात की थी, कितने स्तर की बात की थी। इन्होंने जो है 4 स्तर की बात, 4 स्तर में बैंकिंग सुधार होना चाहिए। ठीक है, जो बैंकिंग ढांचा वो 4 स्तर में, इसकी बात उन्होंने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। क्या भैया, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? आरबीआई का, नाबार्ड का, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का, भारतीय जीवन बीमा निगम का? देखिए, बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो भैया भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये आपकी, इसकी स्थापना हुई थी जो है सितंबर 1956 में। 1956 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसी की एक संस्था इरिडा है, भारतीय बीमा विनियामक विकास और प्राधिकरण। इसका मुख्यालय हैदराबाद में होता है। बात करते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की। भारतीय यूनिट ट्रस्ट इसकी जो स्थापना है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसी को हम यूटीआई बोलते हैं। ठीक है, इसी को यूटीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1964 में होती है। ठीक है, 1964 में 1 फरवरी 1964 को होती है। कहाँ पे होती है? तो मुंबई में ही होती है। बात करते हैं नाबार्ड की, तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। बात क्लियर है? यहाँ पूछा क्या किसका नियंत्रित उपक्रम है? आरबीआई की स्थापना भी जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है इंडियन आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। 1 जनवरी 1949 को होता है। पूछा क्या किसके नियंत्रित उपक्रम राष्ट्रीय आवास बैंक है? तो आरबीआई का है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ से? पिछली बार का पीईटी में आया हुआ प्रश्न है और ये एसएससी 2015 में पूछा गया है। 2015 में एसएससी में पूछ रखा है। सेम टू सेम हूबहू प्रश्न आपसे पूछा गया था ये। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी आपका लखनऊ। देखिए, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे किसका मुख्यालय हैदराबाद में है? आपके हैदराबाद में IRD, इरिडा इसको बोलते हैं, IRDA, इरिडा इसको बोलते हैं। इरिडा का मुख्यालय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का। ठीक है, बम्बई में बात करें तो बम्बई में तो कई सारे मुख्यालय हैं आपके। आरबीआई, जैसे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर यूटीआई की बात करते हैं तो उसका मुख्यालय वहीं पे है। फिर वहीं से जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात करते हैं, ये भी मुख्यालय वहीं पे है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो है मतलब जितने भी उस टाइप के बैंक हैं
वो सारे के सारे मुख्यालय आपको वहीं मिलेंगे। कलकत्ता में क्या भैया, तो कलकत्ता में जो है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई के स्थापना सबसे पहले जो कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, आरबीआई में बात करते हैं, जैसे अभी एनएसओ का मुख्यालय वहीं पे है। तो सिडबी की हमसे पूछ रहा है, सिडबी है क्या बेसिकली? सिडबी जो है यह भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के वित्त कंपनियों को लाइसेंस और विनियमन का जो है विनियमन करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सिडबी है ये लाइसेंस देने का और विनियमन करने का सर्वोच्च संस्था है। किसकी? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? अच्छा, इसकी स्थापना आपसे पूछे, इसकी स्थापना जो अप्रैल 1990 में की गई थी। क्या की गई थी? अप्रैल 1990 में जो है सिडबी की स्थापना करी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, यह बैंक नहीं है बल्कि क्या है, यह सूक्ष्म और लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उनको लाइसेंस देता है, उनका विनियमन करता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, 5वां नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका एग्जिम, आयात निर्यात वित्त, आरबीआई बैंकों का बैंक, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त बैंक, एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय मदद। देखो भैया एग्जिम बैंक जो है ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपसे पूछा जाए एग्जिम बैंक की स्थापना, बात करते हैं एग्जिम बैंक की, तो एग्जिम बैंक जैसे ये जाहिर सी बात है, एग्जिम बैंक जो है ये आउटपुट इनपुट के लिए होता है। ठीक है, इसमें आयात निर्यात के लिए बात होती है, तो ये बात सही बिल्कुल। आरबीआई की बात करते हैं, बैंकों का बैंक बैंकों का बैंक उसको बोलते हैं, इसको सरकार का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार का भी बैंक इसको बोला जाता है, ये भी बात सही है। आईडीबीआई जो औद्योगिक वित्त है, बिल्कुल बात सही है। इसमें जो एफसीआई है कमर्शियल संस्था नहीं है बल्कि क्या है, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका एफसीआई का फुल। तो इसमें कमर्शियल संस्था नहीं है बल्कि ये जो खाद्यान्न है उनको संरक्षित करने का एक वो साधन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, 6वां नंबर क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी विनिवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 26%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी जो है ये 74%। बताओ अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपसे बात करें तो जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एफडीआई जो है वो 70% या 80% के आसपास है, लेकिन जो बैंकिंग का सेक्टर है इसमें जो सरकार ने कितने छूट दे रखी है? 49%। इसमें जो विदेशी निवेश हो सकता है वो केवल 49% ही हो सकता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां नंबर। क्या भैया 7वां नंबर में पूछा गया है कि भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? ठीक है, 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़। देखो भैया मैं बताऊं आपको कि जब पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी, किसकी? यही आरबीआई चूंकि नियामक इसका है, आरबीआई सारी चीजें करता है बैंकों के लिए, क्या किसको कितनी अनुमति देनी है, जो नियम विनियम तो सारे यही बनाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 करोड़ से। कितने करोड़ से हुई थी? 5 करोड़ से हुई थी। कब हुई थी भैया? 1 अप्रैल 1935 को, तब 5 करोड़ रुपए से हुई थी। बात क्लियर है? बाद में हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण करके 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई के बाद। आरबीआई जो है ये सर्वोच्च संस्था हो गई। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ जो है 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्या हुआ है? 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। आप समझिए कि राष्ट्रीय, जैसे कोई पूछ ले कि साहब ये बताओ ये राष्ट्रीयकरण आप बार बार बोलते हैं, तो राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है कि जो बैंकिंग कंपनियां या उपक्रमों का आधिकारिक हस्तांतरण अधिनियम जो 1970 है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकिंग कंपनियों का जो अधिनियम 1970 है, उसकी जो सेवा शर्तों को मानता है या जो सेवा शर्तों के तहत जो है स्थापित होता है वही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। इसमें 50% से अधिक का शेयर जो होता है वो सरकार का हो जाता है। अभी तक जो है 2 चरण में हुआ है राष्ट्रीयकरण। पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। बात क्लियर? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसमें जो कितने बैंकों को हुआ था? इसमें हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। पूंजी कितनी थी? तो 50 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 50 करोड़ से अधिक की पूंजी मांग की गई थी कि 50 करोड़ से अधिक आपके पास पूंजी है तो हम आपको राष्ट्रीयकरण आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। तो जाहिर सी बात इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि आगे चल करके जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ ये हुआ आपका अब 15 अप्रैल 1980 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को हुआ। ठीक है,
कितने बैंकों का हुआ? तो भैया 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें क्या कहा गया कि अगर आपके पास पूंजी जो है वो 200 करोड़ से अधिक है, कितने करोड़ से? 200 करोड़ से अधिक है, तो हम आपका क्या करेंगे? राष्ट्रीयकरण कर देंगे। बात क्लियर है? अभी तो ये समझिए राष्ट्रीयकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, हम जो है बैंक की स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 50 करोड़ की बात करते हैं या 200 करोड़ की? सोच लीजिए पहले यही बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी, अब हालांकि इसका कोई रोल नहीं रह गया, 250 करोड़। अब अगर आपको बैंक स्थापित करना है, सबसे ज्यादा आपके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? आपके पास 500 करोड़ की पूंजी जो है, न्यूनतम चुकता पूंजी होनी चाहिए। ये क्या है? न्यूनतम है 500 करोड़। इतनी हो तो आप बैंक की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, लाला लाजपत राय ने लिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। बताओ भैया किसने स्थापना करी थी इसकी? जो लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने इस बैंक की स्थापना करी, इसके विषय में कहा जाता है कि जैसे आपसे प्रश्न कभी भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत का जो है सबसे पहला बैंक जो है ये किसने बनाया था? प्रथम भारतीय बैंक। प्रथम भारतीय बैंक की स्थापना, प्रथम भारतीय बैंक की स्थापना जो लाला लाजपत राय ने करी थी वो प्रथम भारतीय बैंक मतलब क्या? इसकी स्थापना करने वाला भी भारतीय और इसमें काम करने वाले भी क्या? भारतीय, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी। लाला लाजपत राय ने करी थी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने करी थी। ये किए थे कहाँ पे? जाहिर सी बात है पंजाब में किए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मिलकर के, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह, ये दोनों लोग मिलकर के इसकी स्थापना किए थे। उस बैंक का नाम क्या था? उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। और ये बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक था, इसकी स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो 1894 में इन्होंने करी थी। लाला लाजपत राय की बात करें तो साइमन गो बैक इन्होंने नारा दिया था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो उसके विरोध में 4 फरवरी 1928 को चूंकि वो भारत में उतरा, तो लाहौर में उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई कि जो है ये देश के लिए शहीद हो गए, ठीक है। और जब ये जो है अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई अंग्रेजों की एक एक लाठियां उनके शासन के ताबूत में कील साबित होंगी। लाला लाजपत राय के विषय में कहा जाता है। तो उन्होंने पहला जो भारतीय बैंक है उसकी भी स्थापना करी थी। साइमन कमीशन के विरोध में जो इतिहास से प्रश्न बन सकता है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे जैसे ये आपके 1894 में स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत नहीं हो, दूसरे देश में स्थापित हो, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। देखो भैया अनुसूचित बैंक एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, एक होता है अनुसूचित बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो पहली अनुसूची होती है आरबीआई की उसकी में सम्मिलित होता है, और अनुसूचित बैंक वो होता है जो दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या भैया? 10वां नंबर 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक या एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं भैया। तो एचडीएफसी बैंक जो है अभी हाल ही में एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस हुआ करती थी उसका इससे विलय हो गया है। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो गया। क्या? सबसे बड़ा, अभी वर्तमान की बात करें सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो गया है। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी के रूप में भी आ चुका है। रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पे है ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी जो टीसीएस है वो आ गई है। पूछा क्या गया? यूटीआई का नाम बदल करके 2007 में क्या कर देगा? एक्सिस बैंक कर देगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर भैया, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देती है। ऑप्शन सी आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन डी है भारत सरकार या अन्य भारत सरकार जो अन्य देशों को उधार देती है। देखो भैया हम बात करें किसकी? बैंक रेट की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बैंक रेट की बात कर रहे हैं, बैंक रेट, ठीक है भैया। बैंक रेट में क्या होता है? इसमें जो आरबीआई होती है, समझ लीजिएगा, आरबीआई जो होती है ये क्या करती है? ये बैंकों को उधार देती है, बैंकों को उधार देती है। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। कितने दिन की उधार देती है भैया? तो ये उधार देती है 14 प्लस, मतलब 14 दिन से अधिक दिनों के लिए उधार देती है। मतलब ये कि दीर्घकालिक ऋण देती है। क्या करती है? दीर्घकालिक ऋण देती है,
दीर्घकालिक ऋण देती है। ये बात क्लियर है भैया। तो इसमें देख लीजिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, वही बैंक दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, अगला प्रश्न क्या है, सेम बैंक दर से ही संबंधित है। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, ब्याज की बाजार दर, निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, नकदी आरक्षण अनुपात, ऋण देने वाले बैंक। भैया इसमें कुछ देखो होता क्या, ऋण देने वाले बैंक में क्या परिवर्तन होगा भैया, कुछ प्रभावित नहीं होता है। नकदी आरक्षण प्रभावित नहीं तो बल्कि बढ़ता ही है। ठीक है, ऋण देने वाले बैंक, तो इसमें जो है ये भी गलत बात हो जाती है। निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग की भी बात, ब्याज की जो बाजार दर है उस पर प्रभाव पड़ता है। जब ज्यादा पैसा लोगों के पास होगा, ज्यादा देंगे, तो जब ज्यादा लोग होंगे तो ब्याज दर क्या होगी, जब ज्यादा लोग पैसा लेने वाले होंगे, जैसे पैसा ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है ब्याज दर कम हो जाएगी। पैसे लेने वाले कम लोग, सबके पास पैसा रहेगा, पैसा लेने वाले कम लोग, ब्याज दर जो है घट जाएगी। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर चलते हैं। क्या भैया रेपो रेट, रेपो रेट के बारे में कौन सा सही नहीं है, पूछा गया सही नहीं है, देख लीजिएगा यूपी SSSC पीटी में शायद ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, पहले तो ऑप्शन ए क्या है, यह एक अल्पावधि ऋण पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है। ऑप्शन बी है, यह अल्पावधि ऋण ग्रहण पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा चुकाए गए ब्याज दर है। ऑप्शन सी है, यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा सहमत ब्याज दर है। और यह सांपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है। देखो भैया हम बात करते हैं किसके, रेपो रेट की। रेपो रेट की बात करें तो भैया रेपो रेट में क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है, आरबीआई बैंक को ऋण देती है। किसको देती है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको ऋण देती है। कितने दिन के लिए देती है भैया, 2 से 14 दिन के लिए देती है। कितने दिन के लिए, 2 से 14 दिन, मतलब बोले तो अल्पकालिक ऋण। क्या बोलते हैं, अल्पकालिक ऋण। ठीक है, अल्पकालिक ऋण की बात होती है। तो भैया देखो अल्पावधि ये तो बात दोनों सही है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर पे देता है, ये भी बात सही है। जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा चुकाया गया ब्याज दर होती है, इस पे सही जाहिर सी बात है किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा ब्याज दर, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात सही नहीं, ये तो भैया OMO में होता है ना। OMO मतलब जो इसमें प्रतिभूति बेचने या खरीदने की जो प्रक्रिया होती है वो OMO में होती है, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन में होती है। ठीक है, इसमें नहीं होती है। इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, क्या भैया रिवर्स रेपो रेट के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछा है। जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा कराता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, उस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ समय के साथ साथ पैसे का मूल्य घटता जाता है और कीमतें बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी है, जब आरबीआई 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है तो आरबीआई बैंक से कुछ ब्याज लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन डी है, 1 दिन से अधिक से लेकर 14 दिन तक के लिए धन ऋण पर लिया जाता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भैया 1 से 14 दिन के लिए जो होता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो भैया ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के लिए पूछ रहा है क्या, कौन सा कथन सही है, इसमें सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है ये तो गलत हो गया। आरबीआई 90 दिनों की, ये भी बात गलत है। 90 दिन का ऐसा कोई होता नहीं, या तो 14 दिन का होता है, 14 दिन से अधिक का होता है। रिवर्स रेपो रेट ऐसी स्थिति जिसमें समय के साथ पैसे का मूल्य घटता है, बिल्कुल गलत बात है। रिवर्स रेपो रेट ये होती है कि जो बैंक होता है वो आरबीआई के पास जो कुछ पैसा जमा करता है कि हमारा रिजर्व रखिए आप। ठीक है, मतलब ये कि हम पैसा दे रहे हैं, हम आपसे ब्याज लेंगे। तो ब्याज कौन देता है, आरबीआई देती है। किसको, आरबीआई देती है वाणिज्यिक बैंकों में। भैया हमारा पैसा जमा कर दियो है तो हम इनको ब्याज देते रहेंगे। जब बैंक अपना अधिशेष आरबीआई जमा कराता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, उस ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहता है। ऑप्शन नंबर के ए क्या है, राइट आंसर है। ए क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे, क्या भैया नगदी रिजर्व अनुपात किस निर्दिष्ट करता है, निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो तरल परिसंपत्ति के रूप में बैंकों को रखना होता है। ऑप्शन बी है, निवल मांग और अधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रखना होता है। ऑप्शन सी है, निवल मांग और आवधिक देनदारियां का अंश जो बैंकों को उनके नकदी रिजर्व के हिस्से के रूप में रखना होता है। ऑप्शन डी है, नकदी धारिता राशि का बैंकों के रिजर्व के साथ अनुपात। देखो भैया इसकी बात करते हैं, नगद रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो भैया इसमें देखो जो ये होता है आपका नगदी रिवर्ज, ठीक है, इसको बोलते हैं CRR। क्या बोलते हैं, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। मतलब क्या कहता है, नगद पैसा जमा करो, नगद पैसा जमा करो। ये कौन कहता है
नगद पैसा जमा करो। कौन करता है? आरबीआई करती बैंकों से, ठीक है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि निवल मांग और अधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रोका रखना होता है, इसी को बोलते हैं क्या भैया? रोक रखो, नगद पैसा जमा रखो अपने पास, ज्यादा इधर नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। संपत्ति नहीं, पैसा रखना है, करेंसी रखनी है, ठीक है। 16 नंबर की बात करते हैं भैया। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है आपका इलाहाबाद बैंक। देखो भैया, बात करते हैं किसान क्लब की जो स्थापना की है, ये किया है इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। इसी को बोलते हैं आरआरबी, ठीक है। मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1976 के एक्ट के द्वारा होती है। हालांकि जो है इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो स्थापना जो है ये आपकी जैसे पंजाब, ये इसकी स्थापना जो है ये 2 अक्टूबर 1975 को होती है। कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को होती है। गांव में बैंकिंग किसके लिए होती है स्थापना? तो गांव में बैंकिंग सुविधा के लिए, गांव में बैंकिंग सुविधा के लिए होती है, ठीक है। हालांकि केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जो है अप्रैल 1987 से, कब? अप्रैल 1987 से जो है आरआरबी की एक भी शाखा स्थापित नहीं हुई है। बात क्लियर है, ठीक है। तो भैया इसमें देखो ये आपका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे पंजाब नेशनल बैंक, तो 1894 में इसकी स्थापना लाला लाजपत राय की, दयाल सिंह किए थे मिल करके, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है अगर बात करें तो 1 जुलाई 1955 को थी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर चलते हैं। क्या भैया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसमें ये कौन सा बैंक है? एक मिनट मैं इसको देख रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है विजया बैंक, माफ करिएगा यहाँ पे क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या? विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है, का समामेलन कब से लागू हुआ? मतलब समामेलन बोले तो विलय, ठीक है, कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2000 से, 1 अप्रैल 2019 से, 1 अप्रैल 2018 से, 1 जनवरी 2019 से। बताओ भैया। देखिए बात करें अगर हम तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2 बैंक का विलय हुआ था। कौन कौन सा? एक हुआ था विजया बैंक और एक हुआ था आपका देना बैंक, ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक ये कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1 अप्रैल 2019 को हुआ। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोषण उत्पाद में कमी की जाती है तो साख सृजन पर क्या प्रभाव होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, या कोई अन्य नहीं? बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसमें देखिए अगर हम भारतीय रिजर्व नगद कोष अगर ये जो आप लिखा कोषण उत्पाद लिखा, ये हुआ कोष अनुपात। क्या है? कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन पर क्या बढ़ता है? साख सृजन जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं भैया। क्या 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखो ये अभी हमने इस पर चर्चा करी तो कुछ देर पहले ही, है ना। इसमें हमने क्या कहा था? जो पहली दफा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 2 चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को प्रथम चरण का वो हुआ था। इसमें जो है आपके गवर्नर अगर आपसे पूछे तो LK झा थे, और अगर आपसे प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की बात करें, वित्त मंत्री पूछा जाए तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भैया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण कब हुआ था? 15 अप्रैल एक तो 19 जुलाई को, दूसरा 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक है। कितने बैंकों का? तो भैया यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन था गवर्नर? IG पटेल थे। कौन था? IG पटेल जो है ये गवर्नर हुआ करते थे। पूछा क्या है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? सही है। बात करते हैं अभी 12 की, तो 12 जो है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है। बात करते हैं 6 की, तो भैया 6 का जो है ये दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरे चरण में
राष्ट्रीयकरण, दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। 20वां क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? HDFC, IDBI, यस या सेबी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर का सेबी। सेबी जो है ये कोई बैंक कोई जो है बैंक नहीं है। ठीक है, जो सेबी है ये कोई बैंक नहीं। सेबी इन द सेंस क्या? SEBI। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सेबी की स्थापना हुई थी। बेसिकली ये बैंक नहीं है, ये क्या है? शेयर बाजार का नियंत्रण इसके हाथ में है, शेयर बाजार का नियंत्रक है। अब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और जब 1992 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।